तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि फेंग हान जब वो 5 एलिमेंट लैंड के अंदर आता है तो वो वहां पर 2 मंकी डीमन से मिलता है। वो दोनों ही मंकी डीमन उसकी एट्रीब्यूट पावर को कंप्लीट करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद थे, मगर वो उन्हें नहीं हरा पाता, जिसकी वजह से फेंग हान एक चाल चलता है और उन दोनों को सीधा फिनिक्स फ्लेमिंग बर्ड की तरफ लेकर जाता है। और वो दोनों ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब फेंग हान को बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो एक फ्लेमिंग मंकी उसका पीछा करता है, मगर फेंग हान वो पीछे पलट कर आता है और वाटर मंकी डीमन का खेल खत्म करके उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो दूसरी तरफ फायर फ्लेमिंग मंकी गया था वो वहां उन फायर फिनिक्स के हाथों मारा जाता है, जिसके बाद फेंग हान उन फिनिक्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके साथ फाइट करता है। तो वहां पर अचानक से एक बहुत बड़ा डिमोनिक हैंड अपीयर होता है जो कि फेंग हान को उस फिनिक्स बर्ड के साथ पकड़ लेता है। और जब फेंग हान की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक सीक्रेट प्लेस के अंदर आ चुका है और वहां पर उसे एक डीमन की आवाज सुनाई देती है। वो डीमन उससे मदद मांगना चाहता था, जिस पर फेंग हान कहता है कि सीनियर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। जिस पर वो सीनियर उससे कहता है कि मैं देख पा रहा हूं तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल वो 5 इंपरर रियलम वाला कल्टीवेशन लेवल है, जो कि बिल्कुल सेम है जो कि मेरा कल्टीवेशन लेवल हुआ करता था और हमारा सोर्स भी बिल्कुल सेम है। मगर इस वक्त तुम इस लेवल में नहीं हो कि तुम कोई हेल्प कर सको, इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम इन्हें एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाओ और 5 एलिमेंट लैंड से निकल जाओ, और जब तुम ताकतवर बन जाओ तो मुझे यहां से निकालने के लिए वापस आ सकते हो। इतने में वो उसे एक पोर्टल खोल कर दिखाता है, जिस पर फेंग हान देखता है कि 5 एलिमेंट लैंड के अंदर तो बहुत सारे डीमंस हैं। ये देखकर फेंग हान भी काफी हैरान होता है, मगर वो डीमन उसे बताता है कि इस 5 एलिमेंट लैंड के अंदर कम से कम भी 840 मिलियन अलग अलग तरह के डीमंस मौजूद हैं। ये सुनते ही फेंग हान के तो होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या यहाँ पे वाकई में इतने डीमंस हैं? मगर मैंने इस 5 एलिमेंट लैंड के अंदर आते ही किसी को भी फेस नहीं किया, सिर्फ इक्का दुक्का कुछ डीमंस ही मेरे सामने आए थे। तो वो डीमन कहता है कि हम दोनों का पाथवे बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए किसी भी हेवनली डीमन को यूज नहीं किया। पर जहां तक बात टाइसेक के उन डिसाइपल्स की है तो वो डिसाइपल यहाँ पर किसी और मकसद की वजह से आए हुए हैं और उन्हें रोकने के लिए मैंने वहां पर काफी डीमंस को भेजा है। फेंग हान देख पा रहा होता है कि वहां पर टाइसेक के मास्टर्स अपीयर हो चुके हैं और वो वहां पर डीमंस के साथ फाइट कर रहे हैं, जिस पर उसे काफी हैरानी होती है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मगर यहाँ पे वो हेवनली डीमन फेंग हान को बताता है कि शायद ये सारे के सारे लोग सेंट्रल माउंटेन जाना चाहते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट लैंड में एंटर करने के लिए और यहाँ से बाहर जाने के लिए एक तिलिस्मान को यूज किया जा सकता है जो कि 5 एलिमेंट लैंड के सेंट्रल पीक पे मौजूद है। अगर तुम वो तिलिस्मान हासिल कर लेते हो तो तुम कभी भी किसी भी टाइम पे 5 एलिमेंट लैंड में आ सकते हो और किसी भी टाइम पे यहाँ से बाहर जा सकते हो। ये सुनकर फेंग हान समझ जाता है कि वो सीनियर उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। फेंग हान उससे कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो तिलिस्मान किसी और के हाथ लगने के बजाय मेरे हाथ लगे। तो वो हेवनली डीमन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा है, मैं चाहता हूँ कि वो तिलिस्मान किसी भी और सेक्ट के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम उसे अपने पास रख कर भी मेरी हेल्प कर सकते हो। मगर फेंग हान यहाँ पर मेंग शाओबाई के बारे में उस हेवनली डीमन से पूछता है कि क्या यहाँ पर एक सोर्ड कल्टीवेटर आया था जो कि बिल्कुल यंग एज में है। तो हेवनली डीमन कहता है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक यंग कल्टीवेटर आया था और वो अपनी सोर्ड के साथ लाइफलेस किलिंग डाउ टेक्निक को यूज कर पा रहा था। वो काफी ज्यादा ताकतवर था और काफी ज्यादा समझदार भी था और ऊपर से उसकी टेक्निक्स भी काफी अच्छी थी, मगर उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका कल्टीवेशन पाथवे वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मैंने उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भगा दिया था। मगर तुम्हारी बात बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये फिनिक्स फ्लेमिंग बर्ड और हुआंग स्नेक तुम्हारी कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए तुम्हें दिया है। तुम इन्हें रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर सकते हो। मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि इन सब के बाद तुम्हें सेंट्रल पीक लाजमी जाना है और जाकर वहां से वो तिलिस्मान हासिल कर लेना है। जैसे ही वो तिलिस्मान तुम्हारे हाथ में आ जाएगा तो 5 एलिमेंट लैंड वो पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में होगा। ये कहने के बाद वो सीनियर खामोश हो जाता है और फेंग हान कहता है कि इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सबसे पहले वहां पे पड़े हुए उस बर्ड की तरफ देखता है और फिर उसे एब्जॉर्ब करने के लिए फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है, जिसके बाद वो फौरन से उस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए
अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सबसे पहले फ्लेमिंग बर्ड को एब्जॉर्ब करना चाहता था, क्योंकि वो फ्लेम्स काफी ज्यादा पावरफुल होती है और ट्रू फ्लेम्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ना था। तो इसीलिए वो सबसे पहले फ्लेमिंग बर्ड को यूज करता है और काफी तेजी के साथ उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर को परफेक्शन लेवल तक ले जाने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो काफी अच्छी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फौरन से अपनी धर्मा बॉडी को भी समन कर लेता है। जब वो उस फायर फिनिक्स बर्ड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो अपनी फायर एट्रीब्यूट पावर को भी परफेक्शन लेवल तक पहुंचा देता है, जिसके बाद हमें उसका एनर्जी कोर दिखाया जाता है। वो उस एनर्जी कोर को पूरी तरह से अपग्रेड कर चुका था और यान उससे कहता है कि जल्दी करो, हुआन स्नेक को भी इसके अंदर रिफाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारी रेड फ्लेम्स तो वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम्हारा अगला मूव सिर्फ और सिर्फ वो अर्थ स्नेक है। ये सुनते ही फेंग हान फौरन से अपनी सारी की सारी एट्रीब्यूट पावर्स को बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका वो कोर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ स्नेक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे ऊपर उठा लेता है। इतने में वो नेबुला बेबी भी बाहर आ जाता है और ये प्रोसेस अपनी आंखों से देखकर कहता है कि ये सच में बहुत लाजवाब है। मगर यहाँ पर यान कह रहा होता है कि तुमने 4 एलिमेंट पावर्स को कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ इस 5th एलिमेंट पावर को एब्जॉर्ब करते ही तुम 5 इंपरर डाओ फॉर्म को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे। इतना कहने के साथ हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान का वो गोल्डन कोर फौरन से सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में अर्थ स्नेक की सारी एट्रीब्यूट पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह उसका लाइफ स्पेन अब कई हजार साल बढ़ चुका होता है और यान उससे कहता है कि अब अपनी फुल एनर्जी के साथ इस 5 एलिमेंट साइकिल को अच्छी तरह से रिफाइन करो। और हमें दिखाया जाता है फेंग हान इसके लिए वहां पर अपने धर्मा फॉर्म को भी समन कर लेता है और सारी की सारी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर सब लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, क्योंकि वहां पे एक खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा होता है और उस नेबुला बेबी का वो स्पिरिट बॉय जब ये नजारा देखता है तो वो कहता है कि ये सारे के सारे डिवाइन एबिलिटीज सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट कंप्लीशन की वजह से फॉर्म हो रही है। फेंग हान का 5 एलिमेंट डीमन एम्परर वो कंप्लीशन तक पहुंच चुका है और यान उससे कहता है कि फौरन से अपनी 5 एलिमेंट पावर को अपनी फाउंडेशन की तरह यूज करो और तुम्हें अपनी बॉडी में मौजूद 55 डिवाइन एबिलिटीज को कंडेंस करना होगा एक सिंगल तिलिस्मान के अंदर। जैसे ही तुम सारे की सारी डिवाइन एबिलिटीज को अपने लाइफ तिलिस्मान के अंदर एब्जॉर्ब कर लोगे तो वहीं से ही तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि मैं वाकई में अपने लाइफ तिलिस्मान को देखना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरा कोर वो कितना ज्यादा पावरफुल है। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने माइंड स्केप के अंदर कहने के बाद वो फौरन से अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहां पर वो डिवाइन ट्री मौजूद होता है और उसके साथ साथ वहां पर 55 एलिमेंट डिवाइन एबिलिटीज भी मौजूद होती है। और फेंग हान अब सारी की सारी डिवाइन एबिलिटीज को अपने लाइफ तिलिस्मान के साथ कंबाइन करने वाला था और वो स्पिरिट बॉय जब ये देखता है तो वो भी काफी सरप्राइज होता है कि फेंग हान की 55 डिवाइन एबिलिटी सच में कमाल की है। और यान उससे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि सारी डिवाइन एबिलिटीज को एक जगह कंडेंस कर लो ताकि तुम्हारे लाइफ तिलिस्मान के साथ ये सारी के सारे यूनिफाई हो जाए। तो यहाँ पर फेंग हान सारी के सारे डिवाइन एबिलिटीज को रिटर्न टू वन टेक्निक के जरिए एक जगह कंप्रेस करने की कोशिश करता है, मगर उसे फील होता है कि इतनी ज्यादा डिवाइन एबिलिटीज को एक जगह कंप्रेस करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, मगर वो ऑलरेडी उन स्पिरिचुअल बीस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी काफी ज्यादा एनर्जी खर्च कर चुका था। तो अब उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी बची ही नहीं थी, इसीलिए उसे वाइटल एनर्जी का सहारा लेने के लिए यान से मदद मांगनी पड़ती है। वो यान से कहता है कि हमारे पास जितने भी जेड स्टोन से उन सबको फौरन से मुझे ला कर दो, मुझे फौरन से एनर्जी की जरूरत है। ये सुनते ही यान वहां मौजूद जितने भी स्टोन्स होते हैं सारे के सारे खोलकर फेंग हान की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके बाद फेंग हान उन सारे स्टोन्स की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो सारे के सारे डिवाइन एबिलिटीज को अब सप्रेस करने में कामयाब हो पाता है, मगर उसके लिए भी वो काफी ज्यादा स्टोन्स की पावर को कंज्यूम कर लेता है। मगर ऐसा करना बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे एक मर्तबा भी फेल हो जाता है तो सारी की सारी डिवाइन एबिलिटीज जो कि उसने इतनी मुश्किल से इकट्ठी की है वो सारी की सारी
एक बार में ही वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए वो यहाँ पे रिस्क लेने को पूरी तरह से तैयार था। जैसे जैसे वो सारी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है तो अचानक से उसकी बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव्स रिलीज होती हैं जो कि हर तरफ फैलना शुरू हो जाती हैं। ये देखते ही वो स्पिरिट बॉय उस नेबुला बेबी को बचाने के लिए उसके सामने शील्ड बना लेता है और हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान का लाइफ तिलिस्मान जैसे ही वहां पे अपीयर होता है तो सारी की सारी डिवाइन एबिलिटीज वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। और जब वो लाइफ तिलिस्मान फेंग हान के पास वापस आता है तो फेंग हान वो सारी एनर्जी एक बार में ही जोर से रिलीज करता है, जिसके साथ वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है और अवतार रियलम के 6th लेवल को भी अचीव कर लेता है, जिसे रिटर्न टू वन रियलम कहा जाता है या फिर इसे डिवाइन यूनिफिकेशन भी कहा जाए तो भी बुरा नहीं होगा। और यहाँ पर फेंग हान वो सारी की सारी एट्रीब्यूट पावर्स को दोबारा से अच्छी तरह से एनालाइज करता है और वो हेवनली डीमन वहां पर चुपचाप खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। उसे पता था कि फेंग हान के ब्रेक थ्रू में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है तो वो सारी की सारी एट्रीब्यूट पावर्स को दोबारा से अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर उन्हें दोबारा से एनालाइज करते हुए देखता है। और यहाँ पर यान कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ही ये ब्रेक थ्रू किया है तो उसकी बॉडी से अजीब सी ड्रम्स की आवाज आने लगी है। मगर नेबुला बेबी कहता है कि मुझे मेरे फादर ने एक मर्तबा बताया था कि जब भी कोई कल्टीवेटर अपनी सारी की सारी डिवाइन एबिलिटीज को अपनी धर्मा बॉडी के अंदर या फिर अपने गोल्डन कोर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसके साथ साथ उसकी बॉडी से गोल्डन कोर से या फिर ड्रम्स की आवाज आती है या फिर एक डिवाइन एनर्जी फॉर्म होती है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लाखों में किसी एक के साथ ही होता है और कहा जाता है कि वो शख्स सबसे ज्यादा खुश नसीब होता है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं अपनी लाइफ में पहली मर्तबा किसी को देख रहा हूँ जिसने 1 in million ब्रेक थ्रू किया है। ये सुनकर यान कहता है कि शायद इसका नसीब बहुत अच्छा है, ये फ्यूचर में कोई इमोर्टल बन सकता है। इसकी फाउंडेशन भी काफी ज्यादा डीप महसूस हो रही है। मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ यही वो लड़का है जो कि फ्यूचर में या तो कोई ग्रेट इंपरर बन सकता है या फिर एक ग्रेट वॉरियर बन सकता है। पर यहाँ पर फेंग हान सारी की सारी एट्रीब्यूट पावर्स को दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से उन्हें एक एनर्जी फॉर्म में निकाल कर बाहर फेंक देता है और दोबारा से एक एनर्जी फॉर्म में उन्हें अपनी बॉडी से रिलीज करता है तो एक जोरदार एनर्जी रिलीज होती है। और फेंग हान कहता है फाइनली मेरा लाइफ तिलिस्मान कंप्लीट हो गया है और मेरी सारी डिवाइन एबिलिटीज भी उसके अंदर कंडेंस हो गई है और शुक्र है कि मेरी बॉडी में किसी किस्म की कोई इविलनेस नहीं आई। अब वक्त आ गया है कि हम लोग 5 एलिमेंट लैंड के सेंट्रल डोमेन की तरफ जाएं और वहां से सेंट्रल पीक से उस तिलिस्मान को हासिल कर ले। ये कहने के साथ वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड के साथ उड़ते हुए वहां से तेजी से निकल जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फेंग हान जैसे ही सेंट्रल माउंटेन की तरफ जा रहा होता है तो अचानक से बीच में एक वाटर डीमन अपीयर होता है जो कि पानी के अंदर मौजूद था। और फेंग हान जैसे ही उस वाटर टेरिटरी के ऊपर से गुजरता है तो अचानक से फेंग हान को फील होता है कि नीचे कोई चीज है और उसके ऊपर एक जोरदार वाटर प्रेशर के साथ अटैक होता है। तो फेंग हान उस अटैक से अपने आप को बाल बाल बचाता है और वो देखता है कि नीचे पानी में कोई चीज मौजूद है और वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगी है। जैसे ही वो डीमन बाहर निकलता है तो फेंग हान देखता है कि वो डीमन असल में एक जायंट ब्लैक टर्टस है और वो ब्लैक टर्टस फेंग हान से कहता है कि ह्यूमन तुम मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पे आने वाले किसी भी शख्स को मैं जिंदा नहीं जाने देता? मगर फेंग हान फौरन से अपनी न्यू पावर के जरिए एक ही पावरफुल एनर्जी अटैक के साथ उस ब्लैक टर्टस को खत्म करके पूरी तरह से इरेज कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे वैसे भी एनर्जी इकट्ठी करने के लिए ही आया हुआ हूँ और ऊपर से ये ब्लैक टर्टस तो खुद चलकर मेरे पास आया है तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। ये कहने के बाद वो उसकी सारी के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि मैं भला 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐसे वेस्ट तो कर ही नहीं सकता था। ये कहने के बाद वो आगे जा रहा होता है तो यहाँ पे नेबुला बेबी आ जाता है और वो कहता है कि फेंग हान तुमने उस बीस्ट को इतनी आसानी से मार दिया, सच में तुम्हारी पावर्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक बढ़ चुकी है। तो फेंग हान कहता है कि वो ब्लैक टर्टस कम से कम भी गोल्डन कोर लेवल के कल्टीवेटर के बराबर का था, मगर बदकिस्मती से उस ब्लैक टर्टस के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था।
मुझे एक रियल गोल्डन कोर लेवल के वॉरियर को फाइट में चैलेंज करना है और अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है कि मेरी स्ट्रेंथ की लिमिट क्या है। इतना कहने के बाद वो लोग फौरन से सेंट्रल टेरिटरी की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टाइन सेक्ट के साथ जो बाकी सेक्ट के लोग वहां पर आए थे वो सारे के सारे उन डीमंस को मार मार कर काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, मगर वो डीमंस तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर 5 एलिमेंट लैंड में और कितने डीमंस आने हैं। उन लोगों ने बहुत सारे डीमंस को मार दिया था, मगर उसके बावजूद भी डीमंस कम नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मास्टर्स एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अपने डिसाइपल्स से भी कहते हैं कि सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। वो सारे के सारे डिसाइपल्स जब एक जगह इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो उनके मास्टर्स कहते हैं कि ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हमें यहाँ पर जानबूझकर लाया गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे। उल्टा टाइन सेक्ट के जितने भी मास्टर्स हैं वो सारे के सारे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे वाले जितने भी डिसाइपल हैं वो सारे के सारे बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हैं और बड़ी ही मुश्किल के साथ इन डीमंस का मुकाबला कर पा रहे हैं। इसीलिए वो लोग फौरन से अपने डिसाइपल्स से कहते हैं कि बिला वजह फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक कोई डीमन आकर हम पर हमला ना करे तब तक हमें उनके साथ फाइट नहीं करनी। जिसके बाद सबके सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ टाइन सेक्ट के डिसाइपल्स को फाइट करते हुए देखते हैं। उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही ब्रेक थ्रू कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी अवतार रियलम के 5th लेवल को अचीव कर चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को नजर आ रहा होता है कि वो लोग अपनी डिवाइन एबिलिटीज को कंडेंस कर रहे हैं और उनमें से 3 लोग ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। और हमें यहाँ पर टाइन सेक्ट के उन 5 मास्टर्स को दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं कि ये जगह सच में हमारे लिए एक जन्नत की तरह है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा डीमंस को मारकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपना पावर लेवल तेजी से बढ़ाया जा सकता है। उन लोगों ने भी अपना ब्रेक थ्रू करते हुए अवतार रियलम के 6th लेवल को अचीव कर लिया होता है, जिसके बाद वो लोग फेंगहान के कल्टीवेशन लेवल के बिल्कुल बराबर लेवल पे आ गए थे। और इस बात पर वो सारे के सारे खुशी के मारे जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं कि अब फाइनली वो लोग फेंगहान से अपना बदला लेंगे और ऊपर से उनका मास्टर वो उन्हें पनिश भी नहीं करेगा। ये देखते ही वहां पे मौजूद जो दूसरे सेक्ट के मास्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोगों को भी जल्दी करनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि टाइन सेक्ट वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेक थ्रू कर ले और हम लोगों को बिल्कुल पीछे छोड़ दे। जिसके बाद हमें मास्टर टियानियन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इन तीनों सेक्ट मास्टर्स ने और इनके डिसाइपल्स ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें इन्हें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। और इससे पहले कि वो लोग उनके लिए अब कुछ कर पाते, अचानक से यहाँ पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज असल में सुप्रीम सेक्ट मास्टर का था, जो कि मास्टर टियानियन के पास आता है और उसे रीड करने के बाद मास्टर टियानियन सब लोगों को बताता है कि सुप्रीम सेक्ट मास्टर का मैसेज आया है और उन्होंने बताया है कि 5 एलिमेंट लैंड में सेंट्रल पीक में एक ऐसा तलिस्मान मौजूद है जो कि 5 एलिमेंट लैंड को कंट्रोल करता है और हम लोग उसकी मदद से जब चाहे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए हमें उसे हासिल करने के लिए अब फौरन से वहां जाना होगा। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से सेंट्रल पीक की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ बाकी सेक्ट मास्टर्स वो कहते हैं कि चलो हमें भी देखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि टाइन सेक्ट वो कोई और ब्रेक थ्रू कर ले या कोई और बेनिफिट उठा ले। जबकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फेंगहान को वो सेंट्रल पीक के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और वो नेबुला बेबी उससे कहता है कि फेंगहान हम लोग इतनी दूर आए हैं और अभी तक हम लोग सेंट्रल पीक नहीं पहुंचे हैं, ये जगह सच में काफी ज्यादा दूर है। इतने में अचानक उन लोगों को एक पीक दिखाई देती है जिस पर वो लोग कहते हैं कि जरूर यही सेंट्रल पीक है, जिस पर फेंगहान कहता है कि हाँ सेंट्रल पीक अब हमारे बिल्कुल सामने है। इतने में वो लोग सेंट्रल पीक के और ज्यादा करीब जाते हैं और फेंगहान अपनी फ्लाइंग शॉट को वहां से दोबारा से समन कर लेता है और उसे दिखाई देता है कि वहां पर एक जेट तिलिस्मान मौजूद है और यान वहां पे अपीयर होता है और वो उस तिलिस्मान को देखता है तो उसे भी समझ में आ जाता है कि इसके ऊपर कोई एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई है। फेंगहान उसे पढ़ पा रहा था मगर उसे पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। इतने में अचानक उन लोगों को फील होता है कि वहां पर कोई और भी आ रहा है, जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहां पर टाइन सेक्ट के सारे मास्टर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। ये देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब लोग इस सेंट्रल पीक में सिर्फ इसी तिलिस्मान की वजह से आ रहे हैं। फेंगहान उन लोगों से कहता है कि शिनचैंग फौरन से ड्रैगन स्क्रिप्चर वर्ल्ड में अंदर आ जाओ। फेंगहान फौरन से उस जेट तिलिस्मान को हासिल करने के लिए अपनी बड़ी हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उस तिलिस्मान को पकड़ता है तो वो तिलिस्मान बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और फेंगहान के कंट्रोल में
नहीं आ रहा था, जिसके बाद अचानक से वहां पर एक मिस्टीरियस फेस अपीयर होता है और वो फेस बड़ी ही डेंजरस आइज के साथ उस तिलिस्मान को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से फेंग हान उसे आराम से सप्रेस करके अपने पास ले आता है। ये देखकर फेंग हान खुद भी चौंक गया था और यान उससे कहता है कि वो शख्स जो कोई भी है वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। अगर वो इस तिलिस्मान को सप्रेस ना करता तो शायद तुम इसे कभी हासिल नहीं कर पाते। मगर फेंग हान उसे हासिल करने के बाद कहता है कि अब क्योंकि ये हमारे हाथ लग चुका है तो हम इसकी मदद से 5 एलिमेंट लैंड को कभी भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो शिनचैंग से कहता है कि तुम फौरन से ड्रैगन स्क्रिप्चर में आ जाओ, मैं उन लोगों से खुद ही डील करूंगा। ये कहने के बाद फेंग हान यान को और शिनचैंग को अपनी ड्रैगन स्क्रिप्चर में एब्जॉर्ब करने के बाद उन लोगों के सामने जाता है तो मास्टर टियानजिन उसके सामने आकर कहता है कि कौन हो तुम और हमारी मर्जी के बगैर तुमने सेंट्रल पीक में आकर उस तिलिस्मान को हमसे पहले चुराने की हिम्मत कैसे की। तो फेंग हान कहता है कि शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और ये तिलिस्मान मुझे आपसे पहले मिल गया। मगर मास्टर टियानजिन कहता है कि वो तिलिस्मान हमारे हवाले कर दो क्योंकि वो हमारे टाइन सेक का है। जिस पर फेंग हान कहता है कि क्या प्रूफ है कि वो आप लोगों का है। तो मास्टर टियानजिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि हम टाई सेक के मास्टर हैं और हम जो बोल देते हैं वही प्रूफ होता है। ये सुनकर फेंग हान कहता है कि हम लोग सेम इमोर्टल पाथ को कल्टीवेट कर रहे हैं इसीलिए हमें आपस में इस तरह उलझना नहीं चाहिए। ये तिलिस्मान मुझे मिला है तो ये मैं किसी को नहीं दे सकता। जिस पर मास्टर टियानजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुमने वो मेरे हवाले न किया तो शायद मुझे तुमसे फिर थोड़ा अलग तरीके से पेश आना पड़ेगा। इतने में वो नेबुला बेबी भी अपीयर होता है और उन लोगों से कहता है कि कितनी शर्म की बात है, इतने पावरफुल मास्टर्स अपीयर हुए हैं और वो सारे ही फेंग हान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेबुला बेबी को देखते ही वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो सारे ही पहचान जाते हैं कि ये लड़का स्टार सेक का यंग मास्टर है और स्टार सेक का मास्टर तो वो काफी पावरफुल है और नेबुला बेबी अगर उसकी साइड पे खड़ा है तो इसका मतलब है उस लड़के को मारना इतना आसान नहीं होगा। और वो पांचों मास्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि अब सिचुएशन खराब हो चुकी है, जबकि मास्टर टियानजिन को भी बात समझ में आ गई थी कि इस छोटे बच्चे की वजह से इस लड़के का पलड़ा भारी पड़ गया है, हमें कुछ भी करके इससे इस तरह यहाँ से निकलने नहीं देना। मगर यहाँ पर फेंग हान उन लोगों को एक ऑफर देता है और कहता है कि आप लोगों को ये जेड तिलिस्मान चाहिए, मैं ये आप लोगों को देने को तैयार हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक शर्त है, आप लोगों में से कोई भी मेरे साथ फाइट कर सकता है मगर 1 by 1 फाइट करनी होगी। अगर आप लोगों में से कोई भी मुझे फाइट में हरा देता है तो ये तिलिस्मान में उसे दे दूंगा। मगर जहां तक बात मेरी है और अगर मैं जीत जाता हूं तो आप लोग अपने सेक्ट में जाकर सब लोगों के सामने ये अनाउंस करेंगे कि आप लोग मुझसे पिट कर आए हैं और ये जेड तिलिस्मान आप लोगों ने मुझसे हारा है और उसके बाद कभी भी आप लोग मुझसे ये जेड तिलिस्मान नहीं मांगेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या ये लड़का पागल हो गया है। मगर मास्टर टियानजिन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़का इतना ताकतवर तो है ही नहीं कि ये उसका मुकाबला कर सके। मगर दूसरे सेक्ट के मास्टर्स ये बात जानते थे कि ये लड़का पूरी तैयारी करके आया है, इसीलिए वो फेंग हान को बिल्कुल भी चैलेंज नहीं करते। जबकि यहाँ पर मास्टर जेन वो अपने सीनियर मास्टर से कहता है कि इस लड़के का कल्टीवेशन लेवल वो इतना हाई नहीं है, इसीलिए हम इसे हरा सकते हैं, आप मुझे इससे लड़ने की परमिशन दीजिए। जिसके बाद वहाँ पे वो दूसरा सीनियर मास्टर भी कहता है कि हमारे पास काफी अच्छा मौका है, हम इस लड़के से न सिर्फ जेड तिलिस्मान ले लेंगे बल्कि ड्रैगन स्क्रिप्चर भी इससे छीन लेंगे। ये कहने के बाद मास्टर जेन वू जब वो आगे आता है तो फेंग हान कहता है कि ठीक है तो फिर मैं भी आता हूँ। जैसे ही दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो यहाँ पर मास्टर जेन कहता है मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने फान लुओ को फाइट में हराया है, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।